हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइव प्रोसेस के बारे में। सबको लगता है ये चैप्टर बहुत लेंदी है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, लेकिन हम इस वीडियो में सारे चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे और आपको एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं। बेसिकली लिविंग बीइंग्स का सर्वाइवल मैनुअल। ये एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें नेचर एंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली चले, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अगर ये प्रोसेस ना होना तो लिविंग बीइंग्स लिविंग नहीं रहेंगे। देखो, इस चैप्टर में आपको 4 लाइफ प्रोसेस जो है वो कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीशन। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं और वो है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द नेसेसरी फूड सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ का फ्यूल लेते हैं। मतलब फूड इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू जिंदगी। मतलब अगर फूड नहीं तो एनर्जी नहीं और एनर्जी नहीं तो नो चिल। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब सेल्फ शेफ वाली वाइब्स। इनका मोटो होता है अपने लिए खुद खाओ और खुद बनाओ। एग्जाम्पल है प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये इन्वॉल्व करता है ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। अब ये थोड़ा आलसी टाइप न्यूट्रिशन है, मतलब हम खाना खुद नहीं बनाएंगे लेकिन दूसरों से ले लेंगे या उनका खा जाएंगे। ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किसी और से लेते हैं। और ये न्यूट्रिशन बच्चों 3 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्सटर्नल किचन लगाते हैं, मतलब पहले एंजाइम से फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर उन्हें कंज्यूम करते हैं। मतलब बाहर का खाना इन्हें थोड़ा ज्यादा पसंद है। और इस न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हैं मशरूम्स, बैक्टीरिया और वो इंसेक्ट्स जो गंदे फूड पर भी पार्टी करते हैं, जैसे कि बीटल्स। अब नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट, ऑफन हार्मिंग देम इन द प्रोसेस। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स एक लिविंग होस्ट से लेते हैं। और अगर इनके प्रोसेस को समझा जाए तो होस्ट के बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यूज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि टेपवर्म्स जो इंटेस्टाइन में लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, लाइस जो बालों में चिल कर रही होती है, और एक प्लांट पैरासाइट भी है जिसका नाम है अमरबेल और इसको कैस्कटा भी कहते हैं। और इसमें नेक्स्ट आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट होल फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्ट देम इंटरनली एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स पूरा फूड कंज्यूम करते हैं, अंदर ही उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ज्यादा मत सोचो, बस खाओ और पचाओ, इनका जो है मोटो होता है। अब इस कैटेगरी में ह्यूमंस आते हैं। अब हमें तो वैसे ही पिज्जा और बर्गर का शौक होता है, तो हमारी बॉडी उनको इंटरनली डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट काउ, लायंस और भी बहुत सारे जानवर इसी कैटेगरी में आते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? अब आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो, अलग अलग कैटेगरी में समझेंगे। प्लांट्स के लिए अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स के लिए अलग तरह का न्यूट्रिशन होता है। दोनों के प्रोसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, दोनों अपना खाना अलग तरीके से एक्वायर करते हैं। तो यहां सबसे पहले बारी आती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर है फोटोसिंथेसिस। तो सोचो, प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, जैसे अपना होम कुक्ड फूड, बस वो भी सनलाइट से। ये प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। मतलब ये वो प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी
एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब यहां पर जो फूड है वो बनाकर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब जल्दी से इसकी इक्वेशन देख लो। CO2 और वाटर जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हम लोगों के लिए रिलीज हो जाती है या प्लांट्स भी यूज करते हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इस इक्वेशन से तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। और सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट का एयर सप्लाई है। प्लांट्स इसको अपने स्टोमेटा से लेते हैं। जो लीव्स पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं ना, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली प्लांट के मिनी विंडोज होते हैं, जहां से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है। अब समझते हैं स्टोमेटा का काम थोड़ा डिटेल में। ये स्टोमेटा कैसे काम करता है। सोचो एक पार्टी बाउंसर जो कुछ लोगों को अंदर जाने दे रहा है, कुछ लोगों को बाहर निकाल रहा है। हर किसी की एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती जब तक वो बाउंसर वहां पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही स्टोमेटा का भी काम होता है। अब ये बाउंसर जो है यानी कि स्टोमेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है लीफ के अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन, प्लांट का स्वेट सिस्टम। एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू वेपर फॉर्म में जो है बाहर निकाल देता है, बिल्कुल मिस्ट स्प्रे की तरह, और प्लांट को जो है वो कूल रखता है अंदर से। अब इसके अंदर गार्ड सेल्स भी आते हैं। ये गार्ड सेल्स उस स्टोमेटा के डोरमैन जैसे हैं। ये डिसाइड करते हैं कि स्टोमेटा कब खुलेगा, कब बंद होगा, बस वाटर लेवल और एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब जरा समझते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर स्वेल हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है। ये CO2 को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन को बाहर जाने देता है। और इसका अपोजिट होता है जब स्टोमेटा बंद हो जाता है। अगर ज्यादा पानी बाहर निकल जाए तो गार्ड सेल्स पानी लॉस करते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। इससे स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये वाटर सेव करने के लिए होता है। तो इससे आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। और देखिए, स्टोमेटा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। अगर स्टोमेटा जो है अपना काम सही से नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस शायद ही पॉसिबल हो पाए, और इनडायरेक्टली हमें जो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है वो शायद ना मिल पाए। अब नेक्स्ट बारी आती है वाटर की। वाटर, देखो आप लोगों को भी पानी की जरूरत होती है। बिना पानी के आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। सेम प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी चाहिए। ये प्लांट का फेवरेट ड्रिंक है। रूट से एब्जॉर्ब होता है और लीफ तक पहुंच जाता है, जहां ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। सनलाइट की बात करते हैं। अब सबसे जरूरी चीज है, ये प्लांट को एनर्जी देता है, जिसे क्लोरोफिल कैप्चर करता है और उसे फूड बनाने में कन्वर्ट करता है। देखो बच्चों, ये सब रॉ मटेरियल्स तो हो गए। अब खाना कहां बनता है। आप लोगों का जो खाना होता है वो घर के किचन में बनता है। मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो एक तरह का किचन होता है। वहीं पर ही प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाए तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक छोटा टाइनी ग्रीन ऑर्गेनल जो प्लांट सेल्स के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। तो आपको यह समझना होगा कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी स्टोमेटा किस जगह पर प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहला है अपर एपिडर्मिस, लीफ का आउटर लेयर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ताकि सनलाइट इजीली पेनिट्रेट हो सके। इसके ऊपर एक क्यूटिकल होता है, यानी कि एक वैक्सी कोटिंग जो वाटर लॉस को रोकता है। अब नेक्स्ट है क्यूटिकल। ये प्लांट का नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट है। एक्सेस वाटर लॉस को रोकता है और लीफ को प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट है मेसोफिल, जो कि मिडल लेयर होती है। ये लीफ का वर्कशॉप है जिसमें दो लेयर्स और होती हैं। एक है पैलिसेड मेसोफिल और दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल प्राइमरी फोटोसिंथेसिस साइट है जहां सबसे ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। समझ लो ये प्लांट के अंदर का सोलर पैनल है। अब अगर हम बात करें स्पॉन्जी मेसोफिल की तो ये लेयर थोड़ी लूज होती है जिसमें एयर स्पेसेस भी होते हैं।
ये गैस एक्सचेंज करने के काम में आता है। ऑक्सीजन और CO2 के लिए ये एक अच्छी हाईवे होती है। नेक्स्ट है लोअर एपिडर्मिस, लीफ का अंडर साइड जो स्टोमेटा से भरा होता है। यहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन भी यही होता है। अब इसी के अंदर होता है स्टोमेटा। ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स मोस्टली लीफ के नीचे होते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का एक्सचेंज करते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया और सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कैसे है। तो देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले होता है सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। लीफ सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और रूट से पानी भी मिलता है और CO2 एटमॉस्फेयर से आ जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। जैसे अगर आपको कुकर में कुछ बनाना है तो सबसे पहले सारे के सारे रॉ मटेरियल्स उसमें डाल दिए और सीटी लाने के लिए गैस पे चढ़ा दिया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर। अब देखिए अंदर क्या होगा। अब नेक्स्ट है वाटर स्प्लिटिंग। लाइट एनर्जी वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट NADPH और ATP फॉर्मेशन। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल NADP प्लस से जुड़ के NADPH बना देता है और एनर्जी मॉलिक्यूल ATP भी बनता है जो प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस को पावर देता है। आपने तो पढ़ा ही होगा, ATP की फुल फॉर्म ही होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। अभी आगे और डिटेल में हम इसके बारे में जानने वाले हैं रेस्पिरेशन में, तो साथ बने रहना, ठीक है ना। और NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से कमेंट में बता दो। नेक्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन का। हाइड्रोजन CO2 को ग्लूकोज में रिड्यूस करता है जो प्लांट का खाना बन जाता है। ये स्टेप होता है डार्क रिएक्शन का, लेकिन इसमें एक्चुअल में डार्क जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। और इससे पहले वाला जो स्टेप आपने पढ़ा था ना, वो लाइट रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हम लोगों के लिए एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो आप लोग समझ गए ना, प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक मैजिक कुकिंग शो जैसा है। सनलाइट उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और ग्लूकोज उसका फाइनल डिश। अब इतने सब के बाद में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली पानी के एनवायरनमेंट्स में रहता है। इसका न्यूट्रिशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग भी है और इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ध्यान से इस वर्ड को याद कर लेना। अमीबा का न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेल फीडिंग। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर भी 5 प्रोसेस हैं और सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। इसका मतलब है ये खाने को इनटेक करना। अमीबा अपने सूडोपोडिया जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनसे खाना अपने टेम्पररी स्टमक में डाल लेता है और ये जो स्टमक है वो पूरी तरीके से टेम्पररी है, यानी जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। खत्म हो जाने से मतलब स्टमक जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। डाइजेशन की बात करते हैं। इसमें स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब जो चीजें डाइजेस्ट हो गई हैं उनको अमीबा अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन, यानी जैसे जैसे अमीबा फूड को एब्जॉर्ब करता जाएगा वैसे वैसे वो ग्रो करता जाएगा। अच्छा, याद रखने वाली चीज यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन अमीबा में साथ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एजेशन। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो जो वेस्ट रहता है वो अमीबा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, यानी जो टेम्पररी स्टमक जो बना था लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो फिनिश हो गया। अब यहां पर एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है लेकिन उसकी शेप फिक्स होती है और उसका नाम है पैरामीशियम। अमीबा जो है वो अपने टेम्पररी माउथ से खाना जो है पकड़ता है, जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं, लेकिन पैरामीशियम के पास सीलियाज होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये सीलिया इसके लिए खाने के नेट की तरह से काम करते हैं, यानी बस नेट डाला और खाने को पकड़ लिया। और अब बारी आती है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे पहले आता है इंजेशन। बस खाना लो, माउथ में डालो, फिनिश। अब नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। देखिए डाइजेशन में जब भी आप खाना माउथ के अंदर डालते हैं ना, तो सबसे पहले बारी आती है दांतों की। जो आपके टीथ हैं वो खाने को छोटे 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 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दांत जो है वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले इंसिजर्स जो सामने की तरफ होते हैं, ये कट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है केनाइन्स,
जो कि टीयर करते हैं। बस जैसे जो देखे जानवर लाइक टाइगर और लायन, उनके कितने बड़े केनाइन्स होते हैं, वो मांस को ऐसे फाड़ देते हैं। नेक्स्ट है प्री मोलर्स एंड मोलर्स, जो च्यू करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो अगली बारी आती है सलाइवा की। सलाइवा जो है वो खाने को स्लिपरी बनाती है ताकि आपका खाना बड़े आराम से फूड पाइप के जरिए अंदर चला जाए। और इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक एंजाइम है वो भी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब इतना सब के बाद फाइनली फूड पहुंचता है फूड पाइप तक। ये फ्लेक्सिबल पाइप है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो फूड को स्टमक तक पुश करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जरिए। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जरिए, याद रखिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट खाना पहुंचा पेट के अंदर, स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो 3 तरह के सेक्रेशंस करता है। सबसे पहला है HCl, ये खाने को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करने का काम करता है। और उसके बाद है म्यूकस। म्यूकस आपकी इनर वॉल जो है स्टमक की, उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। क्लियर है? तो याद रखिएगा 3 तरह के सेक्रेशंस हो रहे हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद खाना जो है वो पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक मसल होती है जो खाने को आगे पुश करती है, उसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। क्लियर है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर तारीफ की जाए तो देखिए ये 6.5 मीटर लंबी एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है। यहां पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो फूड को और ज्यादा डाइजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद से भी खाना डाइजेस्ट करती है, लेकिन हेल्प भी लेती है। किसकी हेल्प लेती है? लिवर और पैनक्रियाज की। तो इसके अंदर खाना जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर एग्जाम में ये आ रहा है कि द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो आप लिख के आओगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अब बारी आती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हेल्प कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है लिवर। उसके बारे में जानते हैं। लिवर बाइल जूस बनाता है जो कि येलोइश ग्रीन कलर का लिक्विड है, और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहले ये खाने को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, यानी जो आपका खाना एसिडिफाई हो गया था, यानी कि उसमें एसिड जो है वो ऐड हो गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये उसे एल्कलाइन होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये बड़े फैट्स को छोटे छोटे फैट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो यहां पर बाइल जूस के 2 काम हो जाते हैं। सबसे पहला एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, और दूसरा बड़े फैट्स को छोटे फैट्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब नेक्स्ट जो हेल्पर है उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं जो ये कंटेन करता है वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ता है। दूसरा एंजाइम है लाइपेज, जो कि फैट्स को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और नेक्स्ट है अमाइलेज, ये कार्ब्स को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। अब इतना सब होने के बाद अगली बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती हैं, आप इसे कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो VILLI है तो उसे विली बोलते हैं, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। विली की प्रेजेंस से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ना, इनके अंदर बहुत ही थिन ब्लड वेजल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है, उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो ब्लड के अंदर मिलकर आपके सेल्स तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन। अब जो भी फूड आपने एब्जॉर्ब किया है, अब वो यूटिलाइज होगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो आपकी रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, आपको ग्रो करेगा, बॉडी के अंदर ताकत आएगी। ये सब एसिमिलेशन के अंदर आता है। और इसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो है एडेशन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद जो भी बचा हुआ वेस्ट होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर भी रिलीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो भी वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है।
अब यहां पर एक छोटा टॉपिक और दिया है जिसका नाम है टूथ डीके, यानी कि दांतों के अंदर होने वाली समस्याएं। तो सबसे पहले ये है क्या, टूथ डीके तब होता है जब खाने के पार्टिकल्स टीथ पर चिपक जाते हैं, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एसिड है ये टूथ एनेमल, जो कि आपके दांतों के ऊपर जो कोटिंग होती है, जो हार्ड कोटिंग होती है, जो बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कोटिंग होती है, इसको डिसॉल्व कर देता है और कैविटीज बन जाती हैं। अब टूथ एनिमल की अगर बात और डिटेल में की जाए तो देखिए ये टीथ को डैमेज से बचाता है और खाना चबाने में हेल्प करता है। एनिमल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन ये टाइम के साथ एसिड से इरोड हो सकता है। और अगर हम एनिमल के केमिकल कंपोजिशन की बात करें, जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी एपेटेट। ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का और इसका फॉर्मूला है CA10PO4 का होल 6 OH का होल ट्वाइस। इसे लर्न जरूर कर लेना, बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये आना चाहिए। क्लियर। अब समझते हैं टूथ डिके का प्रोसेस। जैसे कि प्लाक का जमना, खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल सलाइवा और बैक्टीरिया के साथ मिलकर एक प्लाक बनाते हैं, जो येलो येलो कलर का सब्सटेंस दांत के ऊपर जम जाता है ना, ये वही है। प्लाक में बैक्टीरिया शुगर्स को फर्मेंट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी आपका जो खाना है दांतों पे लग के धीरे धीरे सड़ रहा है। ये एसिड्स हाइड्रोक्सी एपेटेट यानी कि जो एनेमल है उसको डिसॉल्व करते हैं और ये जो कोटिंग होती है ये धीरे धीरे वीक होती जाती है और कैविटीज जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। है ना खतरनाक सा प्रोसेस। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टूथ डिके में अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन। देखिए ब्रश करना बहुत जरूरी है, फ्लॉस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट शुगरी एंड एसिडिक फूड खाना। बहुत ज्यादा यार शुगर खाना भी ना नुकसानदायक होता है, या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड सब्सटेंसेस लेना भी नुकसानदायक है। नेक्स्ट है फ्लोराइड की कमी, जो एनिमल को स्ट्रेंथन करता है। इसकी कमी की वजह से भी एनिमल जो है वो वीक हो जाता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई माउथ, सलाइवा की कमी। आपको रेगुलर बेसिस पे पानी पीते रहना चाहिए ताकि सलाइवा बनती रहे। क्लियर। अब ज्यादा प्रॉब्लम है तो भाई लास्ट ऑप्शन तो एक ही होता है, वो है डेंटिस्ट, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। फिलहाल डेंटिस्ट को एक तरफ छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं, है कमाल की बात, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। ये प्रोसेस दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होता है और लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी एक बार इनहेल एंड एक बार एक्सहेल इज इक्वल्स टू 1 ब्रीथ। क्लियर है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है ना वो बहुत आगे की चीज है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये टाइप सबसे कॉमन होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। देखिए यहां पे आपको नीचे इसका मैकेनिज्म दिया है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर, जिसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ब्रेक होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, याद रखने वाली चीज। अब इसके बाद जो पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, जब इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये बनाते हैं CO2, H2O और 38 ATPs। ATP बोले तो एनर्जी करेंसी, बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ, पैसे ना हो तो खर्चा कर सकते हो? नहीं ना, पैसे होने बहुत जरूरी है। तो सेम अगर एटीपी नहीं होगी तो खर्च क्या करोगे? क्लियर। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसमें ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बिना होता है, इसमें थोड़ी कम एनर्जी मिलती है। जब मसल्स में ये होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो मसल क्रैम्प्स का बहुत बड़ा रीजन है। और अगर यीस्ट में हो
तो ये प्रोसेस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा। लेकिन पायरुविक एसिड जो है उसका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन मिली तो वो जो पहला प्रोसेस था वही होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपीज बनाएगा ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर, और यीस्ट वगैरह के अंदर अल्कोहल, CO2 और 2 एटीपीज के अंदर बनता है। यहां तक कोई डाउट? एक बार प्रोसेस को फटाफट से आगे बढ़ने से पहले दोबारा से देख लो। प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। ये ग्रोथ, रिपेयर और अदर वाइटल प्रोसेसेस के लिए जरूरी होता है। अब ये होता कैसे है? ये प्रोसेस एनिमल्स की तरह होता है, बस प्लांट में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज मिलती है जो रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं जिनके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, और ये स्टोमेटा मेनली लीव्स पर होते हैं जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टेम्स में होते हैं लेंटिसल्स। क्लियर? अब देखो, दिन और रात में ना प्रोसीजर अलग अलग होता है। जो ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे लिए बना रहे हैं वो उसे थोड़ा खुद भी यूज करते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्लांट्स के अंदर होती हैं, लेकिन दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होने का जो रेशो है अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा होता है, यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? और यूज जो है वो थोड़ी सी रेट पे कर रहे हैं जितनी उन्हें जरूरत है। लेकिन रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस कम हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। तो रात के टाइम पर जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। क्लियर? इसीलिए बोला जाता है कि ट्री के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ट्रीज जो हैं वो रात में CO2 एमिट कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा ट्री है जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन सा? जिसपे भूत चढ़े होते हैं, याद आया? कौन सा? कमेंट में बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनके एनवायरनमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर और नीड्स के हिसाब से अलग होता है। चलो देखते हैं कैसे डिफरेंट एनिमल्स में ये प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स का रेस्पिरेशन थोड़ा यूनिक है। इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम, जो कि एक पाइप सिस्टम होता है, और इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइरिकल्स जो होल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिना ब्लड के। याद रखने वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट, फिश के अंदर, फिश में गिल्स होते हैं जिनके थ्रू वो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। जब पानी गिल्स के ऊपर से फ्लो होता है तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एम्फीबियंस के अंदर जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग दोनों मेथड यूज करता है, स्किन के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी। यानी ये जो रेस्पिरेशन करता है ये दो तरीके से हो जाता है। अगला है अर्थवर्म। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अमीबा का तो बिल्कुल ही अलग है। अमीबा डिफ्यूजन करता है। देखो, सिंगल सेल यूनिट है, ना तो इसके पास लंग्स है, ना नोज है, ना कुछ है, तो ये डिफ्यूजन करता है। क्लियर? अब ये तो सारी बातें हो गई अमीबा की, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो अगर ह्यूमन अमीबा की तरह डिफ्यूजन करे तो बेटा ऑक्सीजन को हेड से टो तक पहुंचने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो थैंक करो गॉड का कि उन्होंने हमें लंग्स दिए हैं और पूरा एक सिस्टम जो है वो दे रखा है। क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अंदर है, और उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में जानेंगे एक एक पार्ट को और उनके फंक्शन के साथ। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर है ब्यूकल कैविटी, यानी कि माउथ। ये फेस का ओपनिंग है जिसमें टंग, टीथ और सॉफ्ट पैलेट होती है, और इसका फंक्शन है जब नोज से सांस लेना मुश्किल हो जाता है ना, तो माउथ ऑल्टरनेटिव पाथवे की तरह काम करता है। एयर को मॉइस्चर और वार्मथ भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन नेसल कैविटी से कम। तो कोशिश करिए कि माउथ से सांस कम ले। क्लियर? अगला है नेसल कैविटी। इसमें टाइनी हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये डस्ट, पॉलन और दूसरे पार्टिकल्स को फिल्टर करता है और एयर को वार्म और मॉइस्ट बनाता है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है।
नेक्स्ट है फेरिंग्स यानी कि थ्रोट। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो नेसल कैविटी, माउथ और लैरिंग्स को कनेक्ट करती है। ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। एयर को लैरिंग्स की तरफ भेजता है और फूड को ईसोफेगस की तरफ भेजता है। याद रखिएगा, ये एक कॉमन पैसेज की तरह काम कर रहा है। अगली बारी आती है लैरिंग्स की यानी कि वॉइस बॉक्स। एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स और एपिग्लॉटिस होता है। ये विंड पाइप में फूड और लिक्विड्स को ले जाने से रोकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस एपिग्लॉटिस का। वॉइस भी प्रोड्यूस करता है। जब एयर वोकल कॉर्ड से गुजरते हैं ना, तो ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग से सपोर्ट होती है। ये लैरिंग्स से ब्रांचेस तक एक्सटेंड करती है, यानी कि छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। ये एयर का मेन पाथवे होता है। कार्टिलेज रिंग्स इंश्योर करते हैं कि ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो और एयर का फ्लो नॉर्मल रहे। इसके अंदर सीलियाज और म्यूकस भी होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करके बाहर की तरफ एक्सपेल कर देते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है विंड पाइप का। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे आती है चेस्ट कैविटी। ये वो स्पेस है जो रिबकेज और डायफ्रैगम से एनक्लोज होता है, जिसमें लंग्स, हार्ट और अदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और ब्रीदिंग के दौरान चेस्ट कैविटी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि ये एक स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि लंग्स जो है आराम से अपनी जगह बना सके। ब्रांचेस, ये ब्रांच की तरह वर्क करता है और ये ब्रांचेस मेन जो आपका विंड पाइप होता है वहां से निकलती हैं। एक राइट की तरफ जाती है और एक लेफ्ट की तरफ जाती है। ये एयर को ट्रैकिया से लंग्स तक डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं और फिर स्मॉलर ट्यूब्स, जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, जिन्हें ब्रोंचुलस कहते हैं, उनके अंदर आगे जाके डिवाइड हो जाती है। अब नेक्स्ट ब्रोंचुलेसी है। ये थिन और स्मॉल ट्यूब्स हैं। ये एयर को लंग्स के हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एल्विलीज। ये टाइनी बलून लाइक सैक होते हैं जो ब्रोंचुलस के एंड में होते हैं, जैसे अंगूर के बहुत सारे गुच्छे, और ये कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं। ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलीज में डिफ्यूज हो जाता है, जो एक्सहेलेशन में बाहर निकल जाता है। देखो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जब आप एयर इनटेक करते हो तो एल्वेलीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड के अंदर जाके मिला देती हैं। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो, ब्लड के अंदर जो वेस्ट है, CO2 जो है, एल्वेलीज उसे बाहर निकाल देती हैं और जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसके जरिए CO2 बाहर हमारी बॉडी से निकल जाती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं लंग्स। ये दो लार्ज स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होती हैं, ताकि हार्ट के लिए एक स्पेस बन सके। याद रखने वाली चीज, इसको नोट जरूर कर लेना। तो बेटा, आप जब भी बैठो तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इनको नोट करना है, उन्हें फटाफट से नोट कर लो ताकि उनको याद रखने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लंग्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लंग्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट है डायफ्रैगम। ये डोम शेड मसल है जो लंग्स के नीचे होती है। अब आप बोलोगे कि भैया इसका फंक्शन हम बताएंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर, जो हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। चिंता मत करो बेटा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो के अंदर जरूर कवर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से एयर के इस पाथवे पर निगाह मारो कि किस तरीके से एयर जो है वो माउथ से लंग्स तक पहुंच जाती है। अब बारी आती है ब्रीदिंग मैकेनिज्म की। आप सांस कैसे लेते हो? देखो, सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीच में बहुत सारे चेंजेस बॉडी के अंदर हो जाते हैं। कैसे होते हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन। जब आप एयर इनटेक करते हो, लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, रिब केज बाहर की तरफ मूव करती है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं। डायफ्रैगम, जो कि एक डोम शेप्ड मसल थी, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे की तरफ मूव करती है, जिससे प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सिरिंज के अंदर आप मेडिसिन जो है वो भर रहे हो। क्लियर।
अब नेक्स्ट एक्सहेलेशन, जब आप एयर को बाहर रिलीज करते हो तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिब केज नीचे की तरफ मूव करती है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डायफ्रैगम रिलैक्स होता है और ऊपर मूव करती है, ठीक है, या करता है, जिससे प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज होता है और एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये तो थे बेटा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, जो कि यहां पर फिनिश हो जाता है। अभी दो प्रोसेस और बचे हैं। मुझे पता है थोड़ा टाइम लग रहा है, डाउन मत होते जाना, अभी आगे 2 पॉइंट और बाकी हैं। तो अपने जोश को थोड़ा हाई रखो, पानी वानी पियो जल्दी से, और हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। अब बारी है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का काम है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, तो प्लांट्स के पास अपना ही सिस्टम है। जाइलम और फ्लोएम दोनों अपने तरीके से वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्लांट्स को उनकी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है जो पानी और मिनरल्स को रूट से स्टेम्स और लीव्स तक भेजता है। ये बिल्कुल एक वाटर पाइपलाइन की तरह काम करता है। अब हम जाइलम के अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये पानी सिर्फ ऊपर की तरफ भेजता है, बिल्कुल जैसे वन वे स्ट्रीट हो। अब हम बात करते हैं जाइलम के कंपोनेंट्स की। ट्रैकेड्स, ये नैरो और डेड सेल्स होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करते हैं। जैसे वाटर पाइप्स की वॉल्स जो थिक होती हैं, वैसे ये भी लिग्निफाइड होते हैं, यानी कि थिक और हार्ड होते हैं। अच्छा, यहां पे इनका हार्डनेस का जो रीजन है वो है लिग्निन नाम का प्रोटीन, जो कि इन्हें टफनेस देता है। वेसल्स, ये लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को बहुत एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे सुपर फास्ट डिलीवरी ट्रक्स। जाइलम पैरेन्काइमा, ये सेल्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट में थोड़ा हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर्स, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो प्लांट को सीधा रखता है। अब हम बात करेंगे वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में किस तरीके से होता है, यानी कि जो वाटर है जो रूट से प्लांट की हर एक टिप तक जो पहुंच जाता है, वो किस तरीके से जगह जगह सर्कुलेट होता है। तो बच्चों, सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। रूट हेयर्स, रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, जैसे आपके स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही बिल्कुल पतले पतले बारीक, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जैसे एक कैचर को ज्यादा बॉल्स कैच करने के लिए जो ग्लव्स मिलते हैं ना बड़े बड़े, ठीक वैसे ही। अब नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस जिसमें वाटर सॉइल से रूट सेयर के अंदर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पानी पीते हैं ना, बिल्कुल सेम। तो जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, यानी जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मूवमेंट थ्रू द रूट कॉर्टेक्स, और यहां हम बात करेंगे एपोप्लास्ट पाथवे की, जिसके अंदर वाटर सेल्स वॉल्स के थ्रू मूव करते हैं। और इसके बाद एक और पाथवे है दैट्स कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे, जिसके अंदर वाटर डायरेक्टली सेल्स के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट, एंट्री इनटू जाइलम। वाटर एंडोडर्मिस के पास पहुंचता है और जाइलम वेसल्स में एंटर हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल स्मूथ एंट्री करना। अब इसके बाद बारी आती है जाइलम के अंदर जो पानी चढ़ता है उसकी। तो ये है स्टेप नंबर 4, रूट प्रेशर। रूट्स कंटिन्यूअसली पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो थोड़ा प्रेशर बनाता है और पानी ऊपर की तरफ पुश होता है। कैपिलरी एक्शन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का अडेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स को जाइलम से चिपकाकर चलना। और कोहेजन, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपका के रखना। क्लियर? अडेशन में वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वॉल से चिपके होते हैं और कोहेजन में वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके होते हैं और एक दूसरे को होल्ड कर कर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशनल पुल, ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। जब लीव्स के स्टोमेटा से पानी इवेपोरेट होता है तो सक्शन पुल होती है, जो पानी को रूट से लीव्स तक खींचती है, जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर का इफेक्ट हो। तो इस तरीके से पानी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। और अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, जो है डिस्ट्रीब्यूशन टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स। यानी पानी जो है जब ऊपर चढ़ जाता है तो वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी लीफ की बिल्कुल टिप तक पहुंच जाना। क्या आपको जाइलम के अंदर मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह समझ में आया? एक बार फटाफट से इन स्टेप्स और इस डायग्राम को देख लीजिए।
अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम है क्या? फ्लोएम भी एक वस्कुलर टिश्यू है जो फूड को लीव से रूट्स और फ्रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम एक तरह से प्लांट का फूड डिलीवरी सिस्टम है। फ्लोएम के फीचर्स की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट रखता है, यानी फूड जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है। और फ्लोएम के कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सीव ट्यूब्स। ये सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे डिलीवरी ट्यूब्स। क्लियर? नेक्स्ट है कंपेनियन सेल। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे ही जैसे आपके दोस्त आपको हेल्प करते हैं आपको पुश करने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए नहीं, काम बनाने के लिए भी। ठीक है? फ्लोएम पैरेन्किमा ये फूड और बाकी सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं जैसे कोई स्टोरेज वेयर हाउस हो। और फ्लोएम फाइबर्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिलर जो है स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं ना, ठीक वैसे ही। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, यानी कि फूड का डिलीवर होना प्लांट के हर एक पार्ट तक। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। तो देखिए ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप है वो है लोडिंग ऑफ फूड इनटू सीव ट्यूब्स, यानी फूड का लोड होना सीव ट्यूब्स के ऊपर। फूड को सीव ट्यूब्स में एक्टिवली लोड किया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे डिलीवरी बॉय अपने बैग में सामान रखता है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही। अब सेकंड स्टेप है प्रेशर क्रिएशन। फ्लोएम में पानी की एंट्री होती है, कहां से? जाइलम के थ्रू, जो प्रेशर क्रिएट करता है और फूड को पुश करता है। अब बारी आती है मूवमेंट ऑफ फूड की। यहां पर फूड जो है वो सोर्स से यानी कि लीफ से रूट्स, फ्रूट्स या जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वहां तक पहुंचता है, यानी डिलीवरी बॉय जो है वो खाना डिलीवर कर रहा है जगह जगह पर। और ये जो पूरा सिस्टम है प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो ग्रो कर सकते हैं, अपने डेली टास्क कंप्लीट कर सकें और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। अब इसमें बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हमारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को बॉडी के हर कोने तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये सब काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है जो बेसिकली ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलके बना हुआ होता है। अगर ये तीन एक टीम हो तो बॉडी का जो सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो परफेक्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं जो कि है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स डिलीवर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को यहां से बाहर निकालता है। अब अगर हम ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा। ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो 55% ऑफ ब्लड को ऑक्यूपाई करता है। सो बेसिकली प्लाज्मा वो वाटर है जो सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। अब बारी आती है रेड ब्लड सेल्स की। और रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों हैं? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। अच्छा, इसकी जो शेप होती है आरबीसीज की वो डिस्क लाइक शेप होती है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज तक होता है, करीब 4 मंथ्स का। और उसके बाद ये मर जाती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जितनी ये मर रही हैं उससे कई गुना ज्यादा आपकी बॉडी ने बना देती है। और ये बनती है रेड बोन मैरो में। बोन मैरो कहां होता है? बोन मैरो आपकी हड्डियों के बीच, यानी जो बोन्स होती हैं उनकी जो कैविटी होती है जो बीच में, वहां पर एक फ्लफी सब्सटेंस होता है, वहीं पर आपकी आरबीसीज बनती हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसीज। ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अगर बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस घुस आए तो बस पूछो मत, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और उनसे लड़कर उन्हें मार डालते हैं। इनकी शेप फिक्स नहीं होती और इनका लाइफ स्पैन इनके टाइप पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स बोन मैरो में स्टेम सेल से बनते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपकी बॉडी पे अगर कोई कट लग जाए तो ये प्लेटलेट्स इमरजेंसी वर्कर्स की तरह काम करती हैं जो ब्लीडिंग को रोक देती है। अब इसके बाद बारी आती है ब्लड वेसल्स की। ये वो चैनल्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। ये 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है और वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लेकर जाती हैं। और कैपिलरीज ये बहुत ही ज्यादा थिन ब्लड वेजल्स होती हैं और ये ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये एक तरह का जंक्शन है जहां पर आर्टरीज और वेन्स आपस में एक दूसरे के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करती हैं। अब बारी आती है हार्ट की। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये है ह्यूमन हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट कैविटी में होता है। ये बिल्कुल एक पंप की तरह काम करता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसे जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर 4 चैम्बर्स है। सबसे पहले है राइट एट्रियम। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है और फिर उसे राइट वेंट्रिकल को भेजता है। उसके बाद है लेफ्ट एट्रियम। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजता है। उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजता है जहां ऑक्सीजन मिलती है, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को भेजा जाता है। और ये वाला जो आपका चैम्बर है, ये इसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स भी होते हैं। सबसे पहला है ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है बाइक्यूस्पिड, जिसे मिट्रल भी कहते हैं। ये वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। पल्मोनरी वाल्व, ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। और नेक्स्ट है ऑर्टिक वाल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच होता है। और अगर मेजर ब्लड वेजल्स की बात करें तो सबसे पहले है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ये वेन्स हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से राइट एट्रियम में भेजते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज, ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं। पल्मोनरी वेन्स, ये लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेकर आती हैं। और ऑर्टा, ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के हर एक पार्ट तक लेकर जाती है। अब है सेप्टम की बारी। ये क्या होता है? ये एक मस्कुलर वॉल है जो लेफ्ट और राइट हार्ट चैम्बर्स को सेपरेट करती है। इससे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। और एक और टर्म यहाँ पे है पेरिकार्डियम। ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और हार्ट के मूवमेंट्स के टाइम फ्रिक्शन को कम करती है। तो ये थे हार्ट के डायग्राम के साथ इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन। ये थोड़ा टिपिकल है तो इसको एक बार और ध्यान से अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ब्लड की जर्नी, कि ब्लड जो है वो किस तरीके से हार्ट से ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से हार्ट तक जाता है। डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, लेकिन अब हम इसे एक प्रॉपर मैकेनिज्म या प्रॉपर वे के साथ समझते हैं। सबसे पहले जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट तक पहुंच जाता है। और हार्ट में वो पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक बाइक्यूस्पिड वाल्व होता है, और जो ब्लड है इस वाल्व को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसे पुश करेगा पूरी बॉडी के अंदर। ये ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पुश करता है तो ये ब्लड ऑर्टा, जो कि मेन आर्टरी होती है, मेन आर्टरी है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो निकली होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं हर एक ऑर्गन तक। तो ब्लड जो है वो इन सब आर्टरीज के थ्रू होते हुए बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंच जाता है, यानी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। और इसके बाद जो ऑर्गन्स हैं वो सब इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, यानी इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाती है। और उसके बाद कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है किसके अंदर? वेन्स के अंदर। और जो वेन्स हैं वो इस ब्लड को एक जगह कलेक्ट करती हुई, मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी के अंदर हार्ट के पास मेन वेन होती है, तो सारा का सारा जो ब्लड है डिफरेंट वेन से इकट्ठे होते हुए उस मेन वेन तक पहुंचता है। और मेन वेन तक पहुंचने के बाद जो आपका ब्लड है जो डीऑक्सीनेटेड है वो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच एक वाल्व होता है जिसे ट्राइक्यूस्पिड वाल्व बोलते हैं। उसके थ्रू ये होता हुआ ये पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर।
और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे पुश कर देगा बाहर की तरफ। और बाहर कहां पुश करेगा, ये पुश करेगा उसे लंग्स तक। और राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो ब्लड जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और उसके बाद लंग्स जो है वो दोबारा से ऑक्सीजन कैरी करेंगे, जो ब्लड है वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से यही साइकिल जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो ये है सिंपल ब्लड की जर्नी जो हार्ट से शुरू होकर वहीं पर ही फिनिश होती है। अब यहां पर एक टर्म आती है डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, हमारा जो हार्ट है उसमें दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, यानी जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के अंदर और बाहर जाता है। कैसे, एक बार लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से लंग्स तक। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट से ऑर्गन्स और ऑर्गन से हार्ट तक जो सर्कुलेशन होता है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो बन जाता है डबल सर्कुलेशन। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके वीडियो जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और टॉपिक जो है वो हमारे कवर होते चले जा रहे हैं। पीछे का जो पढ़ा उसे भूलना मत, और अभी जो आगे आने वाला है उसके लिए बिल्कुल रेडी रहो। अब आगे बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स के बारे में जो हार्ट से रिलेट करती हैं। और सबसे पहले इसमें आती है पल्स। ये है दिल की पंपिंग। जब हार्ट पंप करता है ना तो आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है और वो आपको फील होती है एक थ्रॉब के रूप में। जैसे आप यहाँ पे टच करो, इस जगह ये पल्स होती है, पल्स रेट। पल्स रेट बिल्कुल बराबर होता है आपके हार्ट बीट के अकॉर्डिंग। हार्ट बीट क्या होती है, जो आपका हार्ट बीट कर रहा है। एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, एक मिनट में बीट करता है 70 से 72 टाइम्स। क्लियर, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के अंदर तबीयत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है या भाग दौड़ रहे हो तो ये जो बीटिंग है ये अलग अलग इसकी जो रेट है बढ़ भी सकती है, कम भी हो जाती है। अब बारी आती है ब्लड प्रेशर की। ये वो फोर्स है जो ब्लड वेजल्स के वॉल्स पर एक्साइट होता है। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है, यानी जब पूरी बॉडी में आगे बढ़ा रहा है तो उस टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पर। ठीक है, और उसे मेजर करते हैं 120 mmHg, इसकी बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है। क्लियर। और इसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तो जो प्रेशर होता है वो मिनिमम हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 mmHg होती है। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन फेज में आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है मैक्सिमम और मिनिमम, दैट इज कॉल्ड कंबाइंडली ब्लड प्रेशर। और इसकी जो कंबाइंड वैल्यू है वो है 120/80 mmHg। तो डॉक्टर अगर आपको बोले आपका जो बीपी है वो इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हाई बीपी, नीचे जा रहा है लो बीपी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। और अभी ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फिनिश नहीं हुआ, अब बारी आती है लिम्फेटिक सिस्टम की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दो फटाफट से कमेंट में कि आपको ये समझ में आया या नहीं। और नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हर वक्त आपको बैक्टीरिया और वायरस से बचाने की कोशिश करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लीनिंग क्रू है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, डेड सेल्स और हार्मफुल पार्टिकल्स को बॉडी से दूर करता है। क्लियर, समझ में आया? अब ये जो है किस तरीके से काम करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब भाई लिम्फेटिक सिस्टम है तो लिम्फ तो होगा ही होगा, तो सबसे पहला कंपोनेंट है लिम्फ। ये एक क्लियर येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड प्लाज्मा से ड्राइव होता है। इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, और इस फ्लूइड में प्रोटीन्स, फैट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ये टिश्यू और ब्लड के बीच न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर, मतलब क्लीनिंग और सप्लाई चेन का काम संभालता है ये। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लिम्फेटिक वेजल्स। ये थिन वॉल्ड वेजल्स हैं जो लिम्फ को बॉडी के हर कोने तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। ये छोटे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो लिम्फेटिक वेजल्स के अलोंग पोजीशन होते हैं। इनका काम होता है लिम्फ को फिल्टर करना और हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे पैथोजेंस, डेड सेल्स को निकाल फेंकना। इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। लिम्फोसाइट्स स्पेशल काइंड ऑफ WBCs जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपकी बॉडी के बाउंसर्स, यानी आप अपनी बॉडी के अंदर ही बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो। और ये लिम्फ नोड्स मिलते कहां पर हैं?
तो ये मिलते हैं नेक, आर्मपिट्स और ग्रोइन जैसे एरियाज में, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर आराम से देख सकते हो। अब भाई यहां पर ना बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि लिम्फ जो है वो बनता कैसे है, ठीक है ना। तो उसके अंदर देखिए, जब ब्लड प्लाज्मा कैपिलरीज से टिश्यूज में लीक होता है, ब्लड का प्लाज्मा कैपिलरीज से टिश्यूज में लीक होता है, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है। जब इस एक्सेस फ्लूइड का बॉडी को नीड नहीं होती, देखिए एक्सेस मात्रा में है, एक तरह का वेस्ट हो गया, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाता है और लिम्फ बन जाता है। सिंपल है, समझ में आया। और लिम्फ को लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू नियर बाय मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि जो नियर बाय मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लिम्फ जो है वो मूव करता है, ठीक है। और वाल्व्स, इसके अंदर लिम्फेटिक वाल्व्स भी होते हैं जो कि एंश्योर करते हैं कि लिम्फ जो है वो बैक फ्लो ना करे। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। तो ये एक मिनी टाइप का पंपिंग एक्शन है जो लिम्फ को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। लिम्फ जब पास होता है लिम्फ नोड्स के थ्रू, तो वहां पर इसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी इसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद क्लीन्ड लिम्फ को ब्लड स्ट्रीम के पास रिटर्न किया जाता है, यानी जहां से आया था वहीं पर वापस पहुंच जाता है। स्पेशली नेक एरिया में ये दो मेजर डक्ट्स के थ्रू होता है, थोरिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब थोरिक डक्ट की अगर बात की जाए तो जो बॉडी के ज्यादा हिस्से से लिम्फ को ड्रेन करता है, और राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है, जो अपर राइट साइड, जो राइट साइड का अपर पोर्शन है, वहां से लिम्फ को ड्रेन करता है, यानी वहां से लिम्फ को खींचकर लेकर आता है। और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सबसे पहले ये न्यूट्रिशन रखता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग करता है, यानी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। और थर्ड अगर बात की जाए तो ये एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है जो मैनेज करता है डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स को भी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां तक आ गए हो तो जोश कम मत रखना, अभी एक पोर्शन और बाकी है और वो है एक्सक्रेशन। अब हम बात करेंगे एक्सक्रेशन के बारे में। एक्सक्रेशन का मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी से निकाल फेंकना, जिससे हम सभी को करना पड़ता है। जैसे गार्बेज को थ्रो करते हैं ना, घर के अंदर से कचरा रखते हैं क्या? नहीं, कचरे को बाहर फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही जो आपकी बॉडी का वेस्ट है ना, उसे भी बाहर फेंकना होता है। तो एक्सक्रेशन वही काम करता है। अब हम यहां पर भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पर प्लांट्स को एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, तो वो अपने वेस्ट को यूनिक वेज में रिमूव करते हैं। और वो यूनिक वेस्ट कौन से हैं जरा देखिए, जैसे कि गैसियस वेस्ट को रिमूव करना। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, जो कि उनके लिए उस टाइम पे एज अ वेस्ट है। और जब रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो कि उस टाइम पे उनके लिए वेस्ट है। क्लियर? ये दोनों गैसेस प्लांट्स के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट, वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? एक्सेस वाटर को रिमूव करने का तरीका होता है ट्रांसपीरेशन, और वो भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट है कुछ वेस्ट को स्टोर कर लेना, लाइक रेजिन्स, ऑयल्स और गम्स को प्लांट्स अपनी ओल्ड लीव्स, बार्क्स, इन सब के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जब प्लांट आगे बढ़ते हैं, यानी एज में आगे बढ़ते हैं, तो उनके कुछ पार्ट शेड हो जाते हैं जिसके अंदर वेस्ट भी होता है। प्लांट्स कुछ वेस्ट को सॉइल में भी एक्सक्रेट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, ये रूट्स के थ्रू इसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब बारी आती है एनिमल्स की। एनिमल्स का एक्सक्रेटरी मेथड उनके कॉम्प्लेक्सिटी और हैबिटेट पे डिपेंड करता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और इवन इंसेक्ट्स, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, ये ऑर्गेनिजम्स अपने वेस्ट को डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर देते हैं। अर्थवर्म्स, इनके अंदर एक एक्सक्रेटरी यूनिट होती है दैट्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, जिसके थ्रू ये अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। अब अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इनके अंदर मालपिगियंस ट्यूबल्स होती हैं, जिसके थ्रू ये यूरिक एसिड को बाहर की तरफ एक्सक्रेट करते हैं। और अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट को एफिशिएंटली रिमूव करते हैं।
अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये डायग्राम जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं किसके, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, उनके बारे में बताया गया है और वो दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले किडनीज। किडनीज एक पेयर में होते हैं। अब किडनी इज इक्वल्स टू आईफोन ऐसे कंपेयर मत करने लग जाना, बायो पे ध्यान दो, ठीक है ना। किडनीज जो है वो पेयर में होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन बनाते हैं। हर किडनी में मिलियंस ऑफ टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो किडनी जो है एक तरह का बॉडी का डिटॉक्स सेंटर हो गया। नेक्स्ट, यूरेटर्स। ये दो थिन ट्यूबल्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये एक मस्कुलर सैक होता है जो यूरिन को स्टोर करता है, यानी कि एक पाउच है जो यूरिन को स्टोर करके रखा हुआ है जब तक आप उसे बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करते। यूरेथ्रा ये एक ट्यूब होती है जो यूरिन को बॉडी से एक्सपेल करती है। क्लियर? यानी जब बॉडी को लगता है कि उसे यूरिनेट करना है तो इसी के थ्रू जो है यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसको डायग्राम के साथ थोड़ा ध्यान से समझते जाना, ठीक है। फिल्ट्रेशन, पहले ब्लड रीनल आर्टरी से किडनीज में आता है और ग्लोमेरुलस के थ्रू प्रेशर क्रिएट होता है जिससे स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया जो है वो फिल्टर हो जाते हैं। बिगर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन जो कि ब्लड में ही रह जाते हैं। क्लियर? इसका मतलब है जो क्लीन ब्लड और जो वेस्ट है वो अलग अलग हो गए। अब नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन। रीनल ट्यूबल्स में फिल्टर्ड लिक्विड से एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं और वाटर ब्लड में रीअब्सॉर्ब होते हैं। यानी जो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस निकला है, अगर बॉडी को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो उसे दोबारा से रीअब्सॉर्ब करती है। कहां पे? उन ट्यूबल्स के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है सेक्रेशन। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, जो डायस्टल ट्यूबल्स हैं उनमें एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, ये एक्टिवली सेक्रेट होते हैं। ये प्रोसेस ब्लड के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एंड एक्सक्रेशन। फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें यूरिन कंसंट्रेट होता है। अगर बॉडी को वाटर कंजर्व करना होता है तो मोर वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब वाटर एक्सेस में होता है तो रीअब्सॉर्प्शन कम होता है और यूरिन जो है, जो डाइल्यूटेड यूरिन है, वो बाहर निकल जाता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो हर दिन 180 लीटर जो ब्लड है उसे फिल्टर करते हैं, लेकिन सिर्फ 1.5 लीटर जो है वो यूरिन ही बना पाते हैं इतने ब्लड में। नेक्स्ट, यूरिन 95% वाटर और 5% वेस्ट होता है। और हार्मोन्स लाइक ADH वो जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एंड एल्डोस्टेरोन जो सॉल्ट को बैलेंस करते हैं, ये यूरिन फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। याद रखिएगा इन दोनों के नाम, ADH और एल्डोस्टेरोन। अब यहां तक तो आ गए हो, बस थोड़ा सा आगे और अब बारी आती है डायलिसिस की। अब सपोज करो किडनी जो है वो फेल हो जाए, बस ये मत पूछना कि कितने मार्क्स से फेल हुई, फेल हो गई। अगर किडनी जो है वो अच्छे से काम ना करे, कहने का मतलब ये है, यानी कि रीनल फेलियर। अब उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में एक आर्टिफिशियल, देखो आपका जो ब्लड है ना उसको फिल्टर होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट होता है। अगर आपका ब्लड फिल्टर प्रॉपर नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर वेस्ट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और इतना जो पॉइजनस जो वेस्ट होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता बॉडी के लिए, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर किडनी फेल हो जाती है ना, या वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, उसे करा जाता है और पेशेंट्स का जो ब्लड है उसे बाहर फिल्टर करा जाता है, बॉडी से बाहर। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है जरा इसे जानते हैं। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस है जो आर्टिफिशियल वे से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक एक्सेस वाटर और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है जब किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, डायलिसिस की नीड क्यों होती है? जब किडनीज फेल हो जाती हैं तो उनकी एबिलिटी जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने की, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने की और टॉक्सिन्स को रिमूव करने की, ये सब वो जब नहीं कर पाते तब डायलिसिस का यूज करते हैं। डायलिसिस क्या होता है आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। अगर हम डायलिसिस की बात करें तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन असली जो सॉल्यूशन है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। उस कंडीशन में ही पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से
ठीक हो सकता है। और इसी के साथ यहां पर आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हो जाता है। थोड़ा बड़ा है चैप्टर, लेकिन इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए और उसके बाद कमेंट में ये जरूर बताइए कि यहां तक चैप्टर फिनिश करके कैसा लगा। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो।